हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्री में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये जो है 2022 में पूछे गए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की पेपर है, वो देखेंगे हम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं विथ सॉल्यूशन। ठीक है, व्याख्या के साथ देखेंगे। और इससे पहले हम इसकी क्या बोलते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की हम देख चुके हैं 2020 का, और 2021 और 22 की पूरी पेपर देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप न्यू हैं इस चैनल्स में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों पे। इसमें आपको टॉपर्स वीडियो, एनसीईआरटी की वीडियो एंड प्रीवियस ईयर वीडियो मिलेगा और कुछ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन में कौन सा क्षेत्र स्थित है वो बताना है। यानी कावेरी बेसिन यानी कि कावेरी नदी जहाँ जहाँ बहता है वहाँ पे जो बेसिन बनाता है वहाँ पे कौन कौन सा संरक्षित क्षेत्र है। एक नंबर है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटका में है। ठीक है, कावेरी नदी से। फिर पापिनकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है और ये क्या है? कावेरी नदी पे नहीं है, ये क्या है? नर्मदा नदी पे है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये भी इसमें बेसिन है, मतलब कावेरी की बेसिन में है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य ये भी है। तो इस प्रकार दो छोड़ के 1, 2, 3 इसकी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? 1, 3, 4, 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मैप में इसका देखना चाहें तो थोड़ा सा इसकी मैप में हम देख सकते हैं। ये रहा हम लोग का, ये क्या है? कावेरी, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो दिखा रहा है ये वाला है हम लोग का कावेरी नदी, और यहाँ पे इसका बेसिन बनाता है। तो और थोड़ा सा आगे हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम देखते हैं इसका कावेरी नदी। यहाँ पे देख ली हम कावेरी नदी कहाँ से जाता है, तो ये जो कावेरी नदी आएगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है इसका? ये वाला नागरहोल। ठीक है, नागरहोल हो गया, और इसके साथ इधर बांदीपुर है, मृदुमलई है, सत्यमंगलम है। तो ये सब क्या है इसकी, ये जो यहाँ से निकल रही है कावेरी नदी का बेसिन में आप देख सकते हैं। इधर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसको थोड़ा ये कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकिएगा ये कावेरी नदी है, और यहाँ से जो निकलेगा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे नागरहोल है, बांदीपुरम है, इधर ये चल गया, इधर सत्यमंगलम है, मिर्दामुलई है, नामुलई। तो इस प्रकार इसकी ये है। तो इसकी व्याख्या हम थोड़ा देखते हैं, व्याख्या क्या बोल रहा है। तो ये रहा इसका व्याख्या। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में कावेरी बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है एवं बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो ये क्या है? बाघ आरक्षित क्षेत्र और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। कावेरी नदी बेसिन में स्थित अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है बांदीपुर। अभी हम लोग देखें मैप में, बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र, मृदुमलई बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र आदि, ये सब हम देखें। आगे है क्या है? पापिनकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों एवं तेलंगाना के खम्मम जिले में फैला है, या गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प सी सही है। तो हम देख लें इसमें क्या है, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? या 2 जिलों में विस्तृत है? एकदम सही है। ये क्या है? 2 जिलों में है। उद्यान के अंदर कोई मनावास स्थल नहीं है, मनावास स्थल नहीं है बोल रहा है, ये गलत है, क्योंकि उद्यान के अंदर मनावास स्थल है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है, ये भी सही है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आवास बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है। इसकी अगर मैप की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्षेत्र है इसमें है। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है
ये वाला, तो ये क्या है 2 जिलों के बीच में है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको और अच्छी तरह से। ये रहा डिजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पे है, और ये इधर जैसलमेर और इधर बाड़मेर, ये जिला, ये दोनों जिला के बीच में ये है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, इसकी ये देख लिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर हम क्या देखें, 1 और 3, 2 नंबर क्या है गलत है, मनाव वास नहीं करते हैं बोले, लेकिन मनाव यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इसकी सही जो विकल्प हो गया क्या, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखें तो ये क्या है, मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में विस्तृत है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1981 में स्थापित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर तथा 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर जिले के अंतर्गत शामिल है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा, जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर में 1262 किलोमीटर शामिल है। यह उष्ण शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर मानव जनसंख्या 4 से 5 प्रति व्यक्ति किलोमीटर अंकित की गई है, यानी कि प्रति किलोमीटर में 4 से 5 व्यक्ति यहाँ पे अंकित किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान अत्यधिक संकटापन्न प्रजाति गोंडवाना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो हम देखें इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी सही और है। गोंडवाना को राजस्थान राज पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को ओकलवुड पार्क या जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो देख सकते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या ओकलवुड या तो ओकलवुड पार्क या जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है वो बताना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कॉर्पेट रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम या सुंदरबन। तो ये जो है कहाँ पे है, सी नंबर नागार्जुन सागर श्रीशैलम। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास, तो क्रांतिक बाघ आवास जो सबसे बड़ा क्षेत्र के उसमें है नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। इसकी व्याख्या की बात करें तो देख सकते हैं आरक्षित क्षेत्र क्रांतिक बाघ आवास क्षेत्र में क्या है, बाघ आवास क्षेत्रफल कॉर्बेट में 881.99, रणथंभौर में 1113.364, नागार्जुन सागर में 2595.72 वर्ग किलोमीटर और सुंदरबन में 1699.62। तो इस प्रकार क्या हुआ, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्र है। आगे बढ़े हम। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करता है, एकदम सही है। हाथियों के समूह का नेतृत्व क्या करता है, मादा करता है। 6 से 7 हाथियों का मादा समूह में से जो सबसे वरिष्ठ हाथी होता है, हाथी वो क्या करता है, उसका संचालन करता है। हाथियों की अधिकतम गर्भ अवधि 22 माह तक हो सकती है, ये भी सही है, 18 से 22 माह तक होता है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, ये गलत है, 40 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है। भारत के राज्यों में हाथियों के सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है, नहीं 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार ये क्या है, सर्वाधिक कर्नाटक में है। इस प्रकार क्या हो गया, 1 और 2 सही हो गया, 3 और 4 गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि इसकी व्याख्या देखें। भारतीय हाथी एशियाई हाथी के 3 जीवित उपप्रजातियों में से एक है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक है। ये 6-7 मादा हाथियों के समूह में रहते हैं, जिनका नेतृत्व सबसे बड़ी एवं बृहद मादा करती है। सभी स्थलीय स्तनधारियों में सर्वाधिक लंबा गर्भकाल देख लीजिए 18 से 22 महीना का होता है। हाथियों का होता है, हाथी
गणना 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या 6049 कर्नाटक में है। इसके बाद असम व केरल में इनकी संख्या 5719 और 5706 है। अतः दिए गए विकल्पों में ए सही है। ठीक है, ए सही हो गया हम पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ, बारबेट, ग्रेचिंड, मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? तो ये सब क्या है? पक्षी है। ये सब जो है पक्षी का नाम है, पक्षी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विभिन्न जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती है। इनमें पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी आदि वर्गों के जीव बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां पाई जाती है। सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ, बारबेट, ग्रेचिंड, मिनीवेट, वाइट थ्रोटेड रेड-स्टार्ड, व्हाइट नेप्ड, ग्रे काउंट प्रिनिया आदि पक्षियों की प्रमुख प्रजातियां हैं, यहाँ पाई जाती है। तब विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार क्या हुआ? इसका विकल्प ए सही हो गया। नेक्स्ट बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुपमृग यानी कि बरहसिंघा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसके लिए क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है? संरक्षित प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या में देखें हम, भारतीय अनूप यानी बरहसिंघा स्वैम्प डियर पक्की भूमि पर रहने वाले हिरन की एक प्रजाति है जो विशेष रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। बड़े पैमाने पर शिकार, आवासीय क्षति और बीमारियों के कारण इनकी संख्या वर्ष 1967 में घटकर मात्र 66 रह गई थी। 5 दशकों के लंबे संरक्षण कार्य के बाद इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संरक्षण कार्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्र में किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है, अतः विकल्प ए सही है। देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पशु भी है। आगे बढ़ें हम, निम्नलिखित में से कौन से इसे सर्वाधिक संभावहीन स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल जाती है? कस्तूरी मृग तो ये जो है कहाँ पे मिलते हैं? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य यहाँ मिल जाते हैं, जहाँ पे यानी कि ठंडा होगा, यानी कि बर्फ वाला जगह होगा वहाँ पे। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मिल जाते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ नहीं, मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ भी नहीं। तो इस प्रकार इसका जो है व्याख्या देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? 1 और 2 में ठंडे स्थान में यानी कि जहाँ बर्फ होता है वहाँ पे ये मिलते हैं। व्याख्या देखें, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक आवास हिमालय क्षेत्र है। यह हिमालयी राज्य उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग के प्राकृतिक आवास के लिए अनुकूलित क्षेत्र है। तो देख लीजिए, ये सब क्या है? अनुकूलित क्षेत्र है कस्तूरी मृग के लिए। उसके बाद आगे देखें हम, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग है जो उत्तर प्रदेश के मैलानी के निकट स्थित है। यह अभयारण्य सरदा नदी के किनारे फैला हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से रेड क्रेस्टेड एवं वाइट आइड पोचर्ड्स प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट रिजर्व स्थापित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को के प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में 1985 में शामिल किया गया है। तो ये देख सकते हैं इसकी व्याख्या। नेक्स्ट हम देखें ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण
उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उसके बारे में बताना है। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, यानी कि जो धुआं निकलता है उसे, तो ये क्या है, प्रदूषण करता है, बेंजीन प्रदूषण करता है। तंबाकू का धुआं ये भी करता है। लकड़ी का जलाना, लकड़ी को जलाने से भी होता है। दूसरा है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, ये भी है, रोगन किए गए फर्नीचर का उपयोग से भी। पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादकों का उपयोग, इससे भी होता है, यानी कि सभी से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। 1 2 3 4 5 सभी हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। बेंजीन अत्यधिक अस्थिर है तथा श्वसन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। पर्यावरण में बेंजीन प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, औद्योगिक गतिविधियों जैसे पेट्रोलियम उत्पादकों का संस्करण, जैलीन और अन्य सुगंधित यौगिकों का उत्पादन तथा गैसोलीन फिलिंग स्टेशनों से ईंधन का वाष्पीकरण। इसके अतिरिक्त कुछ निर्माण सामग्री जैसे पेंट, रोगन, फर्नीचर, लकड़ी का दहन और सिगरेट सेवन से निष्कासित तंबाकू का धुआं आदि भी बेंजीन प्रदूषण के कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेंजीन को मनुष्यों के लिए कार्सिनोजन घोषित किया है। इस प्रकार सभी कोड सही है, लेकिन नोट देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका माप है। तो देख लीजिए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, तो ये सही है, ठीक है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति वही बोला जाता है। बी नंबर, किसी देश के जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। तीसरा, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। चौथा यानी डी, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पद चिन्ह, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन का सामाजिक मूल्य प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन द्वारा होने वाले दीर्घकालिक नुकसान का डॉलर में एक माप है, या डॉलर का आंकड़ा एक छोटे उत्सर्जन कटौती अर्थात CO2 की कमी का लाभ के लिए बचाए गए नुकसान के मूल्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट देखें हम, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पद चिन्ह को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी। ताम्र स्लैग का तो उपयोग किया जाता है सड़क निर्माण में। शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जियो टेक्सटाइल, इसका भी उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, तो उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार अगर यदि हम देखें तो 1 2 3 हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 1 2 3। इसकी व्याख्या अगर हम देखना चाहें तो ये रहा, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता सुनिश्चित करने और कार्बन फुटप्रिंट को घटाने हेतु ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी एवं जियो टेक्सटाइल के प्रयोग को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। ताम्र स्लैग में F2O3, SiO2 एवं CaO की उच्च मात्रा होती है। शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी एक पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग भी सड़क निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। जियो टेक्सटाइल में जियो का अर्थ पृथ्वी से एवं टेक्सटाइल का अर्थ फैब्रिक से है। अमेरिकी सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के अनुसार यह भी एक पर्यावरणीय अनुकूल सामग्री है जिसका उपयोग सड़क निर्माण में होता है। तो ये देख सकते हैं सड़क निर्माण में किसका किसका उपयोग होता है। आगे बढ़े हम, ये क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। एकदम होते हैं। कोयले की राख में क्या होता है? आर्सेनिक, सीसा और पारद, ये तीनों होते हैं। कोयले संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ये भी सही है। कोयला से जो संचालित विद्युत संयंत्र होता है वो क्या होता है? पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो जो भी कोयले से चलने वाला इंजन होता है वो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड छोड़ते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये भी सही है। भारत का जो कोयला है उसमें राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि तीनों सही है। डी नंबर इसका हो गया 1, 2, 3। फ्लाई ऐश कोयले के एक राख सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयले आधारित ताप विद्युत गिरोहों से होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 तथा कैल्शियम ऑक्साइड CaO आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर एवं पारा जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में जब कोयले का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं पारा का उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वेस्ट रिसर्च के अनुसार भारतीय कोयले में राख की मात्रा औसतन 35 से 38% अधिक पाई जाती है। तो ये देख लें। नेक्स्ट हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटापूर्ण वर्गीकृत किया है। 36% यहाँ पे शायद 19% किया है। फिर देख लीजिए CGWA यानी कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। ये सही है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत का है। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो क्या हुआ? B, 2 और 3। इसमें क्या है? 19। 1 नंबर गलत हो गया क्योंकि 38 नहीं 19% है। ठीक है। कितना परसेंट यहाँ दिया है? 36। तो 36% नहीं, कितना? 19% संरक्षित किया गया। इसकी व्याख्या देखें हम। देश के लगभग 19% जिले अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण श्रेणी में वर्गीकृत है, अतः कथन 1 सही नहीं है। देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया गया, अतः कथन 2 सही है। विश्व भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र वाले देश क्रमशः भारत 39 मिलियन हेक्टेयर, चीन दूसरे स्थान पर 19 मिलियन हेक्टेयर और संयुक्त राज्य अमेरिका 17 मिलियन हेक्टेयर तीसरे स्थान पर, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इसका जो विकल्प B सही हो गया। 2 और 3। नेक्स्ट देखें, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 में रखा गया हो तो इसका क्या तात्पर्य है? उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एकदम ये सही है। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, ये नहीं होगा। यह एक आनुवंशिकता रूपांतरित फसली पौधा है। नहीं, ऐसे पौधा आक्रामक होते हैं और परितंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसकी व्याख्या देखें हम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा एवं पर्यावरण और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। सरल शब्दों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में वन्य जीवों, वनस्पति और जीवों को सुरक्षित एवं संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम में 6 अनुसूचियों की श्रेणी है जिसके माध्यम से वन्य जीव को संरक्षण किया जाता है। ठीक है। कितना अनुसूची है? 6 अनुसूची है। ये रहा इसका अनुसूची, ये आप पढ़ लीजिएगा PDF से। ठीक है। ये इनका क्या है? सूची है। तो ये 6 का 6 सूची आप देख लीजिएगा। ये इसका PDF मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। तो ये 6 सूची आप क्या कीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। चलिए हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जैव ईंधन के
राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, कसावा के क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का भी, मूंगफली के बीज, कुल्थी, इसका नहीं किया जाता है, सड़ा आलू, चुकंदर। ठीक है, तो इसमें से क्या है? 4 नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन 4 नहीं किया जाता है। तो 1 2 5 6, 1 2 ऑप्शन नंबर ए 1 2 5 6, यानी कि क्या है? 3। मूंगफली के बीज भी नहीं किया जाता। ये क्या है? दाल में आता है मूंगफली के बीज और कुल्थी, ये नहीं किया जाता। बाकी कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू और चुकंदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैव ईंधन बनाने के लिए। तो इसकी भी आप क्या कीजिएगा, व्याख्या ये रहा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आप न्यू है तो इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें।